कवर कर लिया था, आप वो सब बता दो एंड देन उसी के अकॉर्डिंग हम कंटिन्यू करें। तो आई थिंक हमने डेफिनेशन क्लॉज से स्टार्ट किया था एंड एग्रीकल्चर इनकम पे चल रहा था, फिर हमने बोला था कि पिछली क्लास से कंटिन्यू मतलब होगा फ्रॉम हिस्ट्री एंड ऑब्जेक्ट या हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, राइट? यही बात हुई थी ना? Yes, sir. ओके, तो टैक्सेशन की हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं एंड हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट देखते हैं, फिर डेफिनेशन क्लास हमारा जहाँ से था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले जो टैक्स वर्ड है आपका, तो आप जानते हो कि हर एक वर्ड कहीं ना कहीं से आया है। तो जितने भी इंग्लिश वर्ड हैं वो तो इंडिया से आ ही नहीं सकते, वो कहीं ना कहीं फॉरेन कंट्री से ही आया है। तो टैक्स आपका एक लैटिन वर्ड है, ओके। लाइक टैक्स इज डेराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। आप सब कुछ चीज़ों को मेंशन कर लो, चाहे नोटबुक में आप लिख लो और नोट्स में आप सबको शेयर कर दूंगा। सो टैक्स इज डेराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड टैक्सेरे, TAXARE, टैक्सेरे, और टैक्सो, TAXO, टैक्सेरे, और OR, टैक्सो, रिटन। रिटन। हेलो, हेलो, आज आप सब फेस्टिवल में ऑक्युपाइड Yes, हो sir. गया क्या? सीरियस से अगेन? नहीं सर, मैंने बोला यस सर, हम यहीं पर ही हैं। नहीं, हमें लगा मतलब आज काफी कम आप सब बोल रहे हो, तो फेस्टिवल है तो इसलिए वहां पर। ओके, सो अब इसका मतलब क्या होता है? लाइक टैक्स इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड टैक्सेरे और टैक्सो। इट मीन्स टू assess the worth of something, to assess the worth, WORTH, to assess the worth of something. So what you getting by to assess the worth of something? विजय सर, कुलदीप सर। सर एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज, ये डिस्कनेक्ट हो गया था। कि हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट से, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट से क्लास हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लाइक जो आपका फर्स्ट यूनिट या फर्स्ट टॉपिक है, तो पहला ये है कि जो टैक्स वर्ड है, टैक्स वर्ड आपका एक लैटिन वर्ड है। लाइक ये लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, जैसे हमारे बहुत सारे लैटिन वर्ड से ही मतलब सब कुछ ऑलमोस्ट डिराइव हुए हैं, वैसे ही टैक्स वर्ड भी लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। एंड जिस लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है वो है टैक्सेरे, TAXARE, या टैक्सो, TAXO। एंड इट मीन्स मतलब उसका मतलब टू एसेस द वर्थ ऑफ समथिंग। तो मैंने आप सबसे पूछा टू एसेस द वर्थ ऑफ समथिंग मीन्स आप क्या समझते हो? कोई कमोडिटी है उसकी वैल्यू, या कोई बेसिकली कोई भी चीज है उसकी वैल्यू से ही रिलेटेड है सर। और कोई? Am I audible? Yes, sir, audible. हाँ, सो से समथिंग लाइक जो भी आप समझ रहे हो। सर दोबारा पूछिए एक बार। सर मैंने पूछा टैक्स मीन्स होता है टू एसेस द वर्थ ऑफ समथिंग। सो इससे क्या आप सब समझ रहे हो? टू एसेस, ASSESS, टू एसेस द वर्थ ऑफ समथिंग। अच्छा, कोई नहीं। देखो, टू एसेस द वर्थ ऑफ समथिंग का मतलब ये होता है कि जो भी
आपकी एक फिक्स चीज़ों से ज़्यादा इनकम होगी या जो भी आपकी बेनिफिट में चीज़ें चलती हैं उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। जो भी आप जैसे कि पहले क्या होता था कि हर एक चीज़ किंग का कंसीडर किया जाता था। ओके, मतलब पहले ना ऑनरशिप का राइट नहीं था। जैसे आज के टाइम पे हर एक पर्सन अपने घर, अपने प्लॉट, अपने लैंड का ऑनर है। पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था। पहले क्या होता था कि हर एरिया में या स्टेट में राजा होते थे और ये कंसीडर किया जाता था कि सारी प्रॉपर्टी राजा का है। और रूल ये होता था कि उस राज्य में रहने वाले लोग जो भी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे या जो भी अपनी बेनिफिट के लिए चीज करेंगे, उनमें से वो कुछ उसका हिस्सा या कुछ पार्टीशन राजा को देंगे। तो जो भी आप ऐसे सो रही हैं या जो भी आप बेनिफिट की चीजें यूज कर रहे हो, उस पे आपको पहले टैक्स राजा को देना पड़ेगा। क्योंकि पहले राजा को गॉड से कंपेयर किया जाता था, तो ये माना जाता था कि पहले आप का जो भी हुआ है उसका 1/10 या 1/5 या 1/4 जो भी, मतलब हर राजा का रूल चलता था कि आप पहले उतना पे कर दो और फिर आप अपने लिए यूज करो। इज इट क्लियर? यस सर। बट प्रेजेंट टाइम में इट इज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द यूज एंड सर्विस ऑफ द स्टेट। ओके, सो उसी किंगशिप सिस्टम को हटा करके, रिमूव करके आज के टाइम पे वो गवर्नमेंट आ गई है। तो गवर्नमेंट टैक्स को इम्पोज करती है एंड किस लिए इम्पोज करती है? फॉर द यूज एंड सर्विस ऑफ द स्टेट। मतलब आपको आप गवर्नमेंट को टैक्स, या हम सब गवर्नमेंट को टैक्स इसलिए प्रेजेंट टाइम में देते हैं क्योंकि वहाँ की सर्विसेज को, मतलब स्टेट की सर्विसेज को हम लोग यूज करते हैं। अच्छा, एक इसमें क्वेश्चन आता भी है। आपने एक सर्विस वर्ड देखा, एक आपने फीस वर्ड देखा होगा, और इन दोनों के बीच डिफरेंशिएशन एग्जाम में पूछता भी है, बहुत कॉमन सा है, इवन देन आपके सिलेबस में भी है। तो आप में से कोई एक पॉइंट सिर्फ बताओ, फीस एंड सर्विस। आर यू गेटिंग माय क्वेश्चन और नॉट? हेलो, Yes, sir. आप सब हेलो बिल्कुल नहीं बोल रहे हो और वॉइस भी अच्छे से नहीं आ हेलो रही है। हाँ हेलो सर, आ रही है, आपकी वॉइस आ रही है। सर, कोई भी सर्विसेज के लिए आप जो चार्जेस होते हैं वो फी कहते हैं उसे एक्चुअली। हेलो, हाँ सर, पहले आप आराम को लो, मतलब लग रहा है मतलब कोई वर्क आप कर रहे थे मैं तो वैसे। मैं रनिंग कर रहा हूँ सर। तभी मैं समझ गया कि आप लोग ऑक्युपाइड रहते हो, वो भी इस एज में, मतलब थोड़ा सा क्लास और फेस्टिवल तो थोड़ा सा वो मैं समझ सकता हूँ कि ऑक्युपाइड आप सब। मैं बताता हूँ, कोई नहीं, आप सब अपने अपने वर्क करो, मैं बता रहा हूँ, आप सब सुनना। तो देखो, होता क्या है कि हम लोग फीस देने के लिए तो बाउंड हैं। ओके, जो फीस होता है वो सर्विसेज के बदले हमें देना पड़ता है। सो एवरीवन इज बाउंड, यू आर टेकिंग सर्विस। ओके, जैसे कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप गवर्नमेंट में जैसे मेडिसिन लेते हो, एक्स वाई जेड कोई भी आप सर मतलब ट्रीटमेंट कराते हो, तो एक तरीके से आप सर्विस लेते हो। या स्कूल में आप बच्चों को पढ़ाते हो, तो बच्चों को आप सर्विस दिला रहे हो, सो यू आर बाउंड टू पे द फीस फॉर दैट सर्विस। ओके, बट क्या टैक्स टैक्स देने के लिए हर एक पर्सन बाउंड है? सर कुछ टैक्स देने के लिए बाउंड है, कुछ के लिए नहीं है। जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस है, जो भी सामान खरीदते हैं तो वो तो सभी को पे करना पड़ता है। लेकिन जो इनकम टैक्स है उसमें स्लैब दे रखे हैं, उसके हिसाब से एवरीवन इज नॉट बाउंड। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही सर, कि टैक्स के लिए एक तरीके से आपको नहीं बाउंड कर किया जा सकता अगर आप स्लैब में नहीं आते हो तो। ओके, बट फीस के लिए अगर आप सर्विस लोगे तो, अरे यार,
हाँ, बट फीस के लिए आप सर्विस ले रहे हो तो फीस तो आपको वो पे करना पड़ेगा, और फीस का ऐसा कोई इंडिविजुअल स्लैब नहीं बना है। तो बहुत ऐसे आप अगर क्लैट यूजी पीजी का पेपर देते हो तो उसमें ना एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कंप्रेहेंशन ऐसे थ्योरी दे देते हैं मिला करके, कुछ टैक्स का दे देते हैं कुछ फीस का, और पूछते हैं दोनों का नेचर क्या है, कि वो कौन मतलब कि मैंडेटरी नेचर है, कौन सा मैंडेटरी नहीं है। तो कहीं ना कहीं टैक्स आपका फ्लेक्सिबल है और फीस आपका बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं है, यू आर बाउंड टू पे दैट फीस। इवन देन टैक्स में ऐसा भी आता है, जैसे कि आपने सुना भी होगा कि जैसे कि मान लेते हैं कि आपकी इनकम इतनी हो रही है कि आपको टैक्स देना है, बट टैक्स से बचने के लिए लोग इसे ईएमआई पे होम लोन ले लिए, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले लिए, तो ऐसी सिचुएशन में वो टैक्स का अमाउंट उस प्राइस तक डिडक्ट हो जाता है, लाइक वो टैक्स का अमाउंट नहीं देना पड़ता जितना कि लोन का आप पे कर रहे हो या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लिए हो। इज इट तो क्लियर? सर्विस में भी तो सर कभी कभी फ्री हो जाता है सर्विस, जैसे कि चैरिटेबल होते हैं ना, जैसे मान लो बड़े बड़े हॉस्पिटल है 10% लोग फ्री मुफ्त इलाज करते हैं। सर वो जो फीस है, हाँ वो एक्चुअली ना होता क्या है, कुछ सर्विस वो तो दे भी देते है हैं, सर, एग्जेम्पशन दे देते, नहीं उसमें देखिए सर, एक्सेप्शन है। नहीं मैं ये तो मैं बोल रहा था। सिन्हा जी को सप्लीमेंट कर रहा हूँ। हाँ जो क्या नाम है वीकर ग्रुप के लिए ना स्कूल्स में भी दिए जाते हैं फ्री सर, हो जाती है, फ्री हो जाती है, स्कूल जैसे में भी स्कूल फ्री फी दिए फ्री जाते हो हैं जाती सर्टेन है। परसेंटेज। हाँ, ये मैं कह रहा था कि हर चीज के ना थोड़े थोड़े देखिए एक्सेप्शन वो रहेंगे, ओके, लेकिन हमें ना मतलब माइनॉरिटी चीजों को नहीं ध्यान देना रहता, क्योंकि जब भी हम पढ़ते हैं कोई भी चीज तो हम लोग मेजॉरिटी वाली चीजों को देख के पढ़ते हैं ना। वैसे तो इवन देन ऐसा भी है, जैसे कि मान लेते हैं कि अब सांसद को ले लो या किसी मिनिस्टर को ले लो, तो उसका तो सब कुछ फ्री रहता है, ट्रेवलिंग कॉस्ट से लेके सब कुछ, कोई भी सर्विस वो अवेल करे। तो ऐसे छोटे छोटे अगर आप एक्सेप्शन ढूंढोगे ना तो बहुत सारे मिलेंगे। इवन देन सांसद को का एक कोटा होता है, आपने सुना होगा, तो वो कोटे में से अगर किसी का नाम रेफर कर रहा है तो जिसका नाम भी वो रेफर कर देगा उसका भी ट्रीटमेंट का 1 रुपया नहीं लगेगा, वो सैंक्शन होता है, जैसे उसने नाम रेफर किया सैंक्शन हो जाएगा, वो पैसा एक भी नहीं लगेगा। तो ऐसे तो बहुत सारे एक्सेप्शन हो जाएंगे, लेकिन हमें हमेशा एक्सेप्शन पे नहीं मेजॉरिटी पे ध्यान देना रहता है, क्योंकि लॉ या स्टडी या कोई भी चीज मेजॉरिटी से चलता है। जैसे कि आपने मेंस रिया पढ़ा होगा, so generally mens rea is mandatory to involve every crime to punish the criminals, but it has some exception which is given 76 to 106 of the IPC, बट वो सेक्शन अभी चेंज हो गए होंगे, आपने जनरल एक्सेप्शन पढ़ा भी होगा। तो हमें स्टडी या ये सारी चीजें मेजॉरिटी पे देखना है, और एक्सेप्शन तो हर एक चीज की कहीं ना कहीं वो तो मिल जाते हैं। सो इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर? यस सर। ओके, एंड फर्दर यहाँ पे है कि जो टैक्स होगा वो इम्पोज तो एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही किया जाता है, ओके, बट कलेक्शन एक अलग चीज होता है। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीजें दिया भी है, तो कलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट को ही करना मतलब मैंडेटरी है, इट कैन ऑल्सो बी स्टेट गवर्नमेंट। जैसे टैक्स मान लो लगा दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, चलो ये तो सबको क्लियर है, बट collection of the taxation should be only central government or also by state government. Everyone is getting my question? से भी हो जाता है, जैसे अपना जो क्या नाम जीएसटी है, हाँ वो पोर्शन अलग अलग जाता है, लेकिन स्टेट से भी हो जाता है। बिल्कुल, मतलब कि स्टेट कलेक्शन कर सकता है, बट उन्हीं प्रोविजन में करेगा जो प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन या किसी स्टैट्यूटरी लॉ में मेंशन है, ओके। तो बिल्कुल कलेक्शन के प्रोविजन मेंशन है, तो उन्हीं प्रोविजन को फॉलो करते हुए कलेक्शन कर सकते हैं, ओके। एंड
इसके बाद बट कुछ कुछ टैक्स तो सर स्टेट गवर्नमेंट भी लगाती है। सर हैं, बिल्कुल हैं, मैंने बताया ना। जैसे कि जनरली ना, जैसे आपने वो सुना होगा 3 ठो लिस्ट होती हैं, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। ओके, तो सेंटर लिस्ट में जैसे कि एक तरीके से वो सब्जेक्ट आते हैं जिसपे सेंट्रल लॉ, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट आते हैं जिसपे स्टेट लॉ बनाती है, और सॉरी स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है। एंड कंकरेंट में वो सब्जेक्ट आते हैं जिसपे कौन लॉ बनाएगा, दोनों, सेंटर एंड स्टेट दोनों बनाते हैं। ओके, तो इस तरीके से सेंटर जो का हो, सॉरी टैक्सेशन जो होगा उस पे सेंटर ही बनाती है, बट वो कुछ चीजों में ऑथराइजेशन दे सकती है। एक्चुअली हर एक चीज का एक्सेप्शन कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्सेप्ट आपको मैं बताता हूँ, दैट इज अ डेलीगेटरी पावर। ओके, तो डेलीगेटरी पावर के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट को तो छोड़ो, डीएम को भी वो पावर दे देता है टैक्स इम्पोज करने का, या किसी भी अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को टैक्स इम्पोज करने का दे देता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जिले में जो एक म्युनिसिपैलिटी का चुनाव होता है, जो उसके चेयरमैन होते हैं, कहीं कहीं उन्हें मेयर का भी चुनाव होता है मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, तो वो पॉलिटिशियन भी लोकल लेवल पे मतलब बहुत जगह पे टैक्स लगाए रहते हैं। जैसे कि हॉस्पिटल पे 10 रुपए की पर्ची लेना, जब आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो तो बाइक पार्क करने का 10 रुपए का एक तरीके से टैक्स ही ले रहे हैं। तो मतलब ऐसे ऐसे ना वो लोग भी लगा देते हैं, तो वो डेलीगेटरी पावर के थ्रू लगाते हैं, उन्हें वो पावर दी जाती है। ओके, क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। क्लियर सर। हाँ, तो डेलीगेटरी पावर बहुत ब्रॉड है, और ऐसा भी है ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट हर स्टेट में हर एक मैटर पे नहीं पॉसिबल है वो कर पाए। आप यूपी स्टेट को लोगे तो बहुत बड़ा यूपी स्टेट है, अब हर जगह सीएम या जो लेजिस्लेचर बॉडी है सभी जगह पहुंच ही रहे, हर चीज को रेगुलेट करने के लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो डीएम को भी मतलब सारे पावर दे के रखते हैं, जो मेन एमपी, एमएलए, म्यूनिसपैलिटी के चेयरमैन, जिला पंचायत अध्यक्ष जो रहते हैं, तो ऑलमोस्ट बहुत सारी पार मतलब डिस्ट्रिक्ट या जिस लेवल पे वो लोग रहते हैं दिए रहते हैं पार। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट है आपका, टैक्सेस प्रोवाइड रेवेन्यू टू द स्टेट एंड इट इज देयरफॉर वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बाय एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो कहीं ना कहीं ये मतलब स्टेट इन द सेंस गवर्नमेंट है यहाँ पे। तो टैक्स कहीं ना कहीं टैक्स कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट को रेवेन्यू कलेक्ट करने का वे है, मतलब इसके थ्रू गवर्नमेंट अच्छा खासा रेवेन्यू कलेक्ट करती है, जो कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को मतलब किसी भी गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन को कंडक्ट कराने में या कंडक्ट करने के लिए बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि आप जानते हो बहुत अच्छे से कि हर एक चीज कैसे रन करती है, कैसे रन करती है, आप बताओ। by the collecting of tax from the general वो आप public. छोड़ दो, नहीं वो तो अलग चीज है, मतलब वो तो स्टडी वाली चीज हो गई। हम आप सब बताओ, मतलब डोमेस्टिक लेवल पे आप सब अपने बारे में, हमारे बारे में आप सब बताओ, ऐसा नॉर्मल हम लोग कैसे रन करते हैं। पैसे से। पैसे से, बिल्कुल सही। ओके, तो गवर्नमेंट के पास आज फंड ना है तो वो भी नहीं रन कर पाएगी। आप ऐसे बिलीव करो कि आपको दिल्ली से मेरठ जाना है या कहीं भी जाना है, आपकी जेब में पैसे ऑनलाइन ऑफलाइन अगर नहीं है तो आप नहीं जा सकते। सर सॉरी तो इंटरप्ट कर रहा हूँ सर, मैंने लेट ज्वाइन किया था, तो ये पूछना था कौन सा टॉपिक सर कवर कर रहे हैं? पहला टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं जी जिसमें कि हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट है, वहां से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज बिल्कुल स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग से फिर ठीक डेफिनेशन वाला जो हम लोग एग्रीकल्चर इनकम पे मतलब वहां से लीव किए थे ओके वहां से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। सो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो टैक्स क्या करता है कि किसी भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू कलेक्ट करने का सबसे बड़ा मीन्स होता है, साधन होता है। और टैक्स एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है
किसी भी गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन को कंडक्ट करने में, क्योंकि अगर टैक्स ही नहीं है तो कुछ भी नहीं चल पाएगा। और इसके रिगार्डिंग बहुत अच्छा सा चीज़ ये है कि इंडिया में कितनी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी लग चुकी है, बताइए। एक बार भी नहीं, एक बार भी नहीं लगी। बहुत सही आंसर है आपका लगी आज कि तक। अब अभी तक लगा नहीं, बट 2 बार ऐसी सिचुएशन आई थी। एक बार आपने हर्षद मेहता का नाम सुना होगा, उनके स्कैम की वजह से, बहुत बड़ा स्कैम था, तब ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन बनी थी। कोविड के टाइम पे भी बन सकता था, मतलब ऐसा सुनने में आ रहा था, बट वो पीरियड मतलब कोविड एक तरीके से थोड़ा सा आप बोल सकते हो सही हो गया, या पीरियड वो थोड़ा सा और कम रहा है, जो भी हो, तो लगने वाला था बट लगा नहीं। चलो, लेकिन सर इनडायरेक्ट इमरजेंसी तो लगी रहती, काफी ऐसे प्रोविजंस है जो इमरजेंसी के हम बिना इमरजेंसी लगाए रहते हैं। नहीं, फाइनेंशियल इमरजेंसी मैंने क्या बोला कि आपको मेजर चीज़ें पे ध्यान देना है, ओके। तो कैजुअली फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया लेवल पे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 360 अभी तक नहीं लगा है। एक कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनेंशियल इमरजेंसी रिगार्डिंग आर्टिकल है, एंड दैट आर्टिकल इज आर्टिकल 360, मतलब 360। सो अकॉर्डिंग टू दैट आर्टिकल नेवर इम्पोज फाइनेंशियल इमरजेंसी इन द इंडिया, अभी तक या कभी भी इंडिया में इम्पोज नहीं किया गया है। बल्कि आपकी नेशनल इमरजेंसी इंडिया में 3 बार लग चुकी है, एंड स्टेट इमरजेंसी मल्टीपल स्टेट में लग चुकी है, जैसे कि पंजाब, मणिपुर, ऐसे ऐसे करके मल्टीपल स्टेट में स्टेट इमरजेंसी लग चुकी है। तो 3 टाइप की जो इमरजेंसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में मेंशन है, तो वहाँ पे सब 2 टाइप की तो इमरजेंसी लग चुकी है, बट फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी नहीं लगी है। क्लियर? नहीं सर, वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, 360 इन्वोक नहीं हुआ कभी भी, लेकिन इनडायरेक्टली तो जो है काफी ऐसे एक्शन है जो इमरजेंसी के बराबर ही है। जैसे हमारे पास कोई जबरदस्ती किसी चीज को इम्पोज करना, ये इमरजेंसी होती है। हम लोग फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी हम लोगों ने बोला कभी नहीं लगा है। कई बार जो पे नहीं दे पाते वो इमरजेंसी फाइनेंशियल, लेकिन हम कहते नहीं है, कई बार होता है ऐसा। हाँ सर, इनडायरेक्ट मैंने बोला ना, इनडायरेक्टली या शॉर्ट लेवल पे या मतलब छोटे लेवल पे तो आप कह सकते हो कि लगा है, लेकिन ब्रॉड कॉन्सेप्ट इंडिया लेवल पे वैसा कभी नहीं इन्वॉक हुआ है। नहीं, वो ठीक बात है, 360 इन्वोक नहीं हुआ है। हाँ सर हाँ, ये बातें लिखने पे नंबर कट जाएंगे। कौन सा चीज? जो सर कह रहे हैं कि जो है कि पे नहीं, वो सब नहीं लिखना है। एक्चुअली हमें स्टडी में सर होता क्या ना कि किताबों में बहुत सारी चीजें हैं, मतलब टैक्सेशन पे कम से कम 100 से ज्यादा जूरिस्ट होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन पे कम से कम 100 बुक होंगे, तो हमें मेजर चीजें देखना रहता है। मतलब मेजर चीजें वो चीजें होती है जिसे सब जाने। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताऊं, एक प्रियम्बल पे क्वेश्चन आया और उसमें लिख दिया कि राइट डाउन प्रियम्बल विद लीडिंग केस लॉ। तो प्रियम्बल तो आपको चलो लिखना है क्योंकि उसने राइट डाउन प्रियम्बल लिखा है, तो आपने लिखा वी द पीपल ऑफ द इंडिया पूरा ऐसे करके, लास्ट में 26 इट्स अडॉप्टेड ऑन 1949। चलो ये तो हो गया। अब लीडिंग केस लॉ की बात आए तो प्रियम्बल पे हजारों केस होंगे, ओके, बट वैल्यू सिर्फ 2 केस की है। एक है केशवानंद भारती, इसमें डिसाइड किया गया प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और एक है आपका मेनका बेरुवारी। गांधी। हाँ, बेरुवारी है। प्रियम्बल इज अ नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपने ये दोनों केस नहीं लिखा, और चाहे आप कोई भी केस लिख करके आपको नंबर नहीं मिलेगा, ओके। या जैसे कि मर्डर के ऊपर, कल्पेबल होमोसाइड के ऊपर हजारों केस हैं, बट उसमें एक केस है कि डिफरेंशिएशन पे आर वर्सेज गोविंदा, अगर आपने वही नहीं, बोले? आर वर्सेज गोविंदा आपने सुना होगा, आर वर्सेज गोविंदा, या मेंस रिया पे आपका आर वर्सेज प्रिंस, आर वर्सेज टॉल्सन, ये सब आपने केस नहीं लिखा तो नहीं मिलेगा। तो होता क्या है ना कि हर एक पर्सन स्पेसिफिक पढ़ता है। जैसे कि आप डेली हजारों लाखों लोग, मतलब अभी तक आप लाखों लोगों से देखे होंगे, मिले होंगे, बट आप रिमेंबर सिर्फ कुछ स्पेसिफिक लोगों को कर पाए होंगे, 25-50 लोगों को। तो ऐसे स्टडी भी
बहुत स्पेसिफिक करना रहता है, पॉइंट टू पॉइंट, मतलब बहुत सॉलिड एंड बहुत ही मतलब कम, वही मेन होता है, वही हमें लिखना रहता है, जो सब जानते हो, जो सब फॉलो करते हो, और जो ऊपरी ऊपरी प्रोविजन में हो। डीप डाउन में नहीं जाना है हमें, बिल्कुल नहीं जाना है। ओके, क्योंकि डीप डाउन मतलब वो बहुत आगे की चीजें होती है, वो सब रिसर्च की होती है। आप ऐसे समझो, जब यह वाली बात आपने कर ही लिया, तो हमारी स्टडी को 3 पार्ट में बांटा गया है। जब भी हम एक कोर्स कोई स्पेसिफिक करते हैं तो उस कोर्स को 3 पार्ट में बांटा जाता है। जैसे हम लॉ को लेते हैं, तो आपने एलएलबी को ग्रेजुएशन में किया, ओके, एलएलबी इज अ ग्रेजुएट डिग्री, ओके। अब उसी एलएलबी पे बोलते हैं कि आप एक स्पेशलाइजेशन लो, अगर आप और इंटरेस्टेड हो पढ़ने में, तो आपने स्पेशलाइजेशन ले लिया, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपने सिर्फ और सिर्फ एलएलएम किया और उस एलएलएम में आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, और फिर वो बोलता है कि अगर आपको ज्यादा अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन लगा तो आप एक टॉपिक लो, सिर्फ एक टॉपिक। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में से आप एक टॉपिक लेते हो, जैसे कि आपने ले लिया कि इम्पैक्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट और क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द नेशनल इमरजेंसी। आपने सिर्फ एक टॉपिक लिया और उस टॉपिक पे मिनिमम आपका 3 से 6 साल तक की पीएचडी चलती है, तब जाके माना जाता है कि नाउ यू हैव डन योर स्टडी इन एनी वन सब्जेक्ट। क्लियर? तो हमें ग्रेजुएट लेवल पे तो बहुत स्पेसिफिक करना रहता है, और जैसे जैसे हायर स्टडी में जाते हैं वैसे वैसे हमें डीप डाउन पढ़ना पड़ता है। तो अभी तो मतलब आपको हर एक चीज का एक ब्रॉड वो चाहिए होता है, कॉन्सेप्ट, एक नॉलेज, जैसे कि ये होता है, ये होता है, बस इतना ही जानो। मास्टर में आपको थोड़ा सा डीप डाउन, पीएचडी में और डीप डाउन। ओके, क्लियर? सर आपने मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में एक केस रेफरेंस दिया था, उसमें हमने केएम नानावती का लिख दिया था, तो वो ठीक नहीं है क्या? सर वो भी सही है, वो भी सही है। केएम नानावती, एक्चुअली हुआ ये कि केएम नानावती पहले उतना नहीं फेमस था, उस पे एक अक्षय कुमार की मूवी बनी, ओके। तो मूवी बनने से क्या होता है, कोई चीज जैसे हाईलाइट हो जाती है, जैसे कि शिवाजी को अरे उन्हें शिवाजी कौन से थे वो, शिवाजी थे ना, शिवाजी को देखो सब, हाँ एक मिनट, शिवाजी को सब जानते थे, ओके। बट शिवाजी पे ही जो लड़के थे संभाजी, जिन पे अभी एक मूवी बनी है छावा, इन्हें कोई नहीं जानता था, मैं भी नहीं जानता था, लेकिन छावा मूवी बनने की वजह से हमने उनको भी जान लिया और बहुत लाइमलाइट में आ गए, ओके। तो केएम नानावती बहुत फेमस नहीं है, और केएम नानावती में डिफरेंशिएशन न बता करके प्राइवेट डिफेंस बताया गया है, क्योंकि केएम नानावती ने उस केस में प्राइवेट डिफेंस लिया था कि आई हैव सूट दैट पर्सन इन द केस ऑफ प्राइवेट डिफेंस। बट अगेंस्ट वाला एडवोकेट कह रहा था नहीं, दैट वाज अ प्री प्लान्ड मर्डर, क्योंकि इफ यू अगर आपको नहीं मर्डर करना था तो आप गन क्यों ले करके गए, क्यों लोड करके गए? तो ऐसे ऐसे करके फाइनली उन्हें मर्डर के लिए ही चार्ज किया गया था। तो पहली चीज तो वो तो प्राइवेट डिफेंस पे था। तो जो मेन डिफरेंशिएशन है आपका, वो आपका आर वर्सेस गोविंदा में ही था, ओके। ठीक है सर। हाँ, चलो नेक्स्ट। सर आपने 3 केस लॉ बताए थे, केशवानंद भारती, एक आर वर्सेस गोविंद, और एक थर्ड वन था सर। सर जो केशवानंद भारती एंड यूनियन ऑफ इंडिया से बेरूबारी है, वो प्रियम्बल पे थे दोनों, ठीक है। और आर वर्सेस गोविंदा आपका इस पे था, कल्पेबल डिफरेंशिएशन बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। और जो केएम नानावती वाला सर अभी बताया, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस केएम नानावती, ये आपका प्राइवेट डिफेंस पे है, ओके। मतलब जब कोई पर्सन मर्डर करके प्राइवेट डिफेंस लेता है, उस वाले पे है। आपने पढ़ा होगा अगर अच्छे से, तो सेक्शन 300 जब पढ़ा होगा तो उसका पहला एक्सेप्शन कहता है कि मर्डर, पहला नहीं तीसरा एक्सेप्शन होगा, मर्डर इन द केस ऑफ प्राइवेट डिफेंस और कॉजिंग डेथ इन द केस ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो जब आप प्राइवेट डिफेंस का का एक्सक्यूज लेके डेथ कॉज करते हो, तो सेक्शन 300 के एक्सेप्शन थर्ड में ये था, उसके ऊपर है। क्योंकि केस का मतलब ये होता है ना, एग्जैक्ट जब आप जैसे जुडिशिया बड़े पेपर लिखते हो, यहाँ पे तो सब चल जाएगा सेमेस्टर में, लेकिन जब आप बड़े चीजों का पेपर लिखते हो तो हर एक केस किसी न किसी फैक्ट पे होता है, किसी न किसी इंडिविजुअल टॉपिक को चैलेंज किया रहता है।
तो हमें वो डिस्कस करना रहता है, जैसे कि जो एग्जैक्ट जिस टॉपिक पे हो। क्लियर? जी सर। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? पूछना तो है जी। हाँ जी, पूछिए। आपने इमरजेंसी 3 तरह की बताई। सर वो कॉन्स्टिट्यूशन का था, उसमें आप नहीं परेशान सर, मत हो। वो नहीं, मैं आई एम आस्किंग अबाउट द टेक्स्ट हाँ in which you have explained that there are 3 types of emergency. हाँ, तो वो 3 टाइप्स इमरजेंसी वो कौन कौन सी है? ये तो हमें पता, फाइनेंशियल इमरजेंसी है, एक नेशनल इमरजेंसी होती है, तीसरी कौन सी है? स्टेट इमरजेंसी सर। पहला है नेशनल, जो आपका आर्टिकल 352 से लेके 355 तक है। दूसरा अच्छा आपका जी। स्टेट इमरजेंसी है 356 से लेके 359 तक। और थर्ड जी आपका है फाइनेंशियल इमरजेंसी। जी, वो कौन से आर्टिकल में? 360 में है? हाँ सर, 360 में है। ठीक है जी, थैंक सो नेक्स्ट है आपका, द strength of an economy depend upon how good the system is going on. Just example, किसी भी कंट्री की, जैसे हम लोग हिस्ट्री डेवलपमेंट देख रहे हैं, तो किसी भी कंट्री की, देखो थ्योरेटिकल पार्ट आपका है, तो ये आप लॉजिकल वे में अपने से लिख सकते हो कि किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिकल जो ग्रोथ है, स्ट्रेंथ होती है, वो किस पे डिपेंड करेगा कि उस टैक्सेशन सिस्टम कैसा है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, टैक्स कलेक्ट करेंगे, उतना ज़्यादा उस कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम स्ट्रांग होगा, और जितना कम कलेक्ट करेंगे उतना ही उस कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम वीक होता है। ओके, एंड फर्दर कह रहा है, अ जस्ट टैक्स सिस्टम कैन प्रोपेल द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री एंड लीड टू इट्स प्रॉस्पेरिटी। तो क्या कह रहा है एक तरीके से कि मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ को, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को टैक्स मतलब इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, और एक उसे सिस्टमेटिक सिस्टम से उस कंट्री को है, मतलब अच्छे से रन कराता है, या रन कराने में एक रोल प्ले करता है। ओके, एंड फर्दर ये भी कह रहा है कि दीज इन टर्न्स मेक इट्स सिटीजन हैप्पी एंड मोर प्रोडक्टिव। अच्छा, ये जो यहाँ पे लाइन लिखा है कि टैक्सेशन सिस्टम ही अपने मतलब किसी भी कंट्री का टैक्सेशन सिस्टम ही सिटीजन को हैप्पी एंड मोर प्रोडक्टिव बनाता है, क्या ये सही है? काफी हद तक सर। ये तो जैसे कि सही नहीं है, क्योंकि जिस पे भी टैक्स लगता है वो तो दुखी रहता है, और प्रोडक्टिविटी भी नहीं आएगी। सर 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 एक्चुअली ना, सर 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 मैं एक चीज करूँ, ये केवल इंडियन पर्सपेक्टिव नहीं है, जनरल पर्सपेक्टिव में है। हाँ, और एक चीज ये, और दूसरी चीज ना, हमें पॉजिटिव वे में देखना रहता है। ऐसे तो हम लोगों तो खोजेंगे, वो तो सही बात है कि टैक्स देने में कोई रोएगा ही। ओके, लेकिन हमें पॉजिटिव वे में देखना रहता है। जैसे कि ये माना जाता है, जैसे कि टैक्स नहीं कलेक्ट होगा ना, अब इसका जो राइट वे होता है ये होता है कि टैक्स अगर नहीं कलेक्ट हो, तो अब सोचिए कि गवर्नमेंट जैसे कि गरीबों को बहुत कुछ देती है। जैसे आपने 5 किलो गल्ला वाला सुना होगा ना, चावल वाल जो सबको मिलता है, मतलब उसमें गेहूं चावल, तो कहाँ से देती है गवर्नमेंट? या आपने ये भी सुना होगा, जो एक बीपीएल कार्ड बनता है, उसका मतलब ये होता है कि जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, तो उन्हें गवर्नमेंट 3 लाख रुपए प्रोवाइड करती है घर बनाने के लिए, एक कमरे का, मतलब कि बोलता है कि आप एक रूम अच्छा सा 3 लाख में बनाओ, या 3 लाख गवर्नमेंट देती है, बाकी है कि आप चाहे एक बनाओ रूम, चाहे 2 बनाओ। तो वो सब कहाँ से कर पाती? तो टैक्सेशन सिस्टम ही उस कंट्री के सिटीजन को मोर हैप्पी एंड मच एफिशिएंट कैसे भी करके बनाता है। ओके, एंड फर्दर कह रहा है, एंड एफिशिएंट टैक्सेशन पॉलिसी लीड टू ग्रोथ इन जीडीपी। और ये तो चलो सही है कि लाइक इट्स आल्सो इंक्रीज द जीडीपी ऑफ दैट कंट्री, एंड इट इज कंसिडर्ड साउंड इफ इट परफॉर्म्स allocative, distributional and stabilization function in the economic। मतलब ये और अच्छा होता है, मतलब अगर इसका एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशनल एंड स्टेबलाइजेशन फंक्शन, मतलब एक तरीके से इस्टेब्लिश तरीके से, या इसका एलोकेशन डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो रहा है, तो और अच्छे से इकोनॉमिक ग्रोथ को ये करता है।
ओके, चलो ये तो कॉमन हिस्ट्री हो गई, ये तो आपको पहले से पता है। अब इसी में इसके टू टाइप्स आते हैं कि इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट टैक्स एंड सेकंड वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो आप सबको मतलब ये तो पता ही होगा कि व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो मैं इसे बताता हूँ, इसे थोड़ा अच्छे समझना। सो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स, so first है यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स और दोष that an entity remits to the government directly include income tax, property tax, etc। मतलब कि जी मतलब एक ऐसा टैक्स जिसे आप गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करते हो, दैट इज अ डायरेक्ट टैक्स। एंड ऐसा टैक्स जिसे आप गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली पे करते हो, दैट इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, सो यू हैव मल्टीपल एग्जाम्पल। जैसे कि पहला यहाँ पे था एग्जाम्पल में, इनकम टैक्स आप डायरेक्टली देते हो, प्रॉपर्टी पे टैक्स, प्रॉपर्टी जो टैक्स होते हो डायरेक्टली देते हो। सो बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ द डायरेक्ट टैक्स। एंड गिव मी एनी वन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स इज क्लियर टू एवरीवन? जीएसटी है सर। हाँ बिल्कुल सही। और अपार्ट फ्रॉम पेट्रोलियम जीएसटी, पे जो टैक्स लगा हुआ है, पेट्रोलियम पे। हाँ आप ऐसे भी बोल सकते हो सर कि हम जो भी खाने पीने की चीजें खरीदते हैं, जैसे हमने बिस्किट खरीदा, ओके, तो इस पे भी हमने कौन सा टैक्स दिया, या एक पेस्ट हमने खरीदा, कोई पाउडर खरीदा, उन सब पे हम इनडायरेक्ट टैक्स देखते हैं। चलो ये तो क्लियर है, बहुत इजी है। एक क्वेश्चन ये था कि जीएसटी इज अ मनी और जनरल बिल और फाइनेंशियल बिल। ये बहुत क्वेश्चन आता है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। सर जीएसटी कैसा बिल है? रिपीट करना है सर, दोबारा रिपीट करना। सर जैसे कि आपने सुना होगा कि बिल 3 टाइप के होते हैं, जनरल बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल। तो जीएसटी इन तीन कौन सा बिल था? फाइनेंशियल बिल था सर शायद। ये मनी ओके, बिल। एक लोग का अच्छा, तो आंसर इज मनी बिल। ठीक है, तो अब जैसे कि हर चीज के पीछे लॉजिक होता है कि आपको उसके पीछे थोड़ी हिस्ट्री बताता हूँ। बहुत अच्छा ये टॉपिक है, बहुत ही अच्छा है। तो हुआ ये था कि पहले जीएसटी को कांग्रेस गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करना चाहती थी, बीजेपी गवर्नमेंट से पहले कांग्रेस इंट्रोड्यूस करना चाहती थी अप्रॉक्स 2008 में। तो उस टाइम मतलब जो अपोजिट पार्टी होते हैं वो इसे नहीं पास होने दिए। कांग्रेस ने फॉल्ट ये किया था कि जीएसटी को उसने जनरल बिल एज अ पास किया था। और जनरल बिल को आप जानते हो, कोई भी बिल आने के लिए लोकसभा राज्यसभा मतलब हाउस ऑफ पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट दोनों से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के भी उस पर एसेंट होता है, लाइक सिग्नेचर होता है या उसकी भी कंसेंट होता है। इतना क्लियर है सबको? पहले ये सब तो यस सर। जी है ना, जी। आगे बताएं। तो हुआ ये कि जब कांग्रेस इसे एज अ जनरल बिल पास करना चाहा तो अपोजिट पार्टी ने नहीं अप्रूव की, तो ये बिल लैप्स हो गया। तो बीजेपी ने क्या किया कि इसे मनी बिल बना दिया, क्योंकि मनी बिल में होल सोल पावर हाउस ऑफ पीपल के पास होती है, और हाउस ऑफ पीपल में किसकी मेजोरिटी थी? बीजेपी की थी। तो उसने इसे मनी बिल बनाया, और मनी बिल में होल सोल पावर हाउस ऑफ पीपल के पास होता है। इवन देन हाउस ऑफ पीपल के थ्रू कोई भी मनी बिल पास हो गया, वो बिल रुक नहीं सकता। इवन देन प्रेसिडेंट इज ऑल्सो बाउंड टू गिव हिज एसेंट। तो गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट ने उसे मनी बिल बना के जीएसटी को पास करा दिया। कोई रोक ही नहीं पाया, क्योंकि वो जान रही थी कि अगर कांग्रेस जब पास कर रही थी तो रोका था। तो उसकी मतलब उसकी पावर होती है,
उसने पास करा लिया। बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं वो सब फिलहाल। सो ये क्लियर है? यस। ओके, नेक्स्ट है आपका टैक्स, मतलब ये 2 टाइप के हैं। एंड आपने सर्विस टैक्स, जो आप जैसे कि जो भी आप सर्विसेज पे टैक्स, जैसे आप बिस्किट लिए या जो भी मैंने एग्जांपल बताया, आपने जो जीएसटी बताया, तो ये सब सारी चीजें आपके इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल है। ओके, एंड इसके बाद आता है सर एक चीज हाँ है, तो जैसे कोई हम कार परचेज करते हैं तो उस पर हम टैक्स देते हैं, तो या इंश्योरेंस लेते हैं तो उस पर भी टैक्स होता है, तो वो हम कहाँ रखेंगे, डायरेक्ट में इनडायरेक्ट में सर? देखिए, जो कार पे आप टैक्स देते हो, हाँ, तो कार में आप ध्यान रखना कि जब आप कार लेने जाते हो ना, सर। तो कार का अमाउंट वैसे वो भले लिख देते हैं। देखिए, टैक्स कार पे, जैसे कि आप 10 लाख की कार ले रहे हो तो अप्रॉक्स 1 लाख लगता है टैक्स। तो वो ऑल्सो क्या बोलते हैं उसको, इम्प्लाइडली इंक्लूड करके बताता है। जैसे कि अगर आप ऐसे पूछोगे कि अच्छा इसका आरटीओ का कितना हुआ, इसका कितना हुआ, तब तो वो आपको मतलब ब्रीफ करके बताएगा ऐसे ऐसे करके। ओके, नहीं तो वो उसी में इंक्लूड करके आपको पूरा प्राइस बताता है। ऑन रोड उसे प्राइस बोलते हैं। यस सर। तो वो एज अ सर्विस टाइप का है, तो उस पे भी आपका इनडायरेक्ट ही रहता है। वो गुड्स हो गया, जैसे कि आप चाहे बिस्किट, ओके, तो बिस्किट में भी लिखा रहता है कि इतना टैक्स इस पे लगा है, इंक्लूजन ऑफ ऑल टैक्सेस ऐसे कर। यस सर। और चाहे आप बाइक लो या आप साइकिल लो, तो हर चीज पे लगा रहता है, तो वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। ओके, कि जब इनडायरेक्ट टैक्स मतलब आप सर्विसेज को बदले लेते हो, जब आप लेते हो तब आपको वो देना पड़ता है। ठीक है। और बाकी जैसे कि का ये वाला सैलरी वैलरी पे हो गया, तो ये आपके डायरेक्ट टैक्स आते हैं। क्यों सर क्यों जितना टीसीएस आपकी एंड सैलरी है। क्या? टीसीएस और टीडीएस डायरेक्ट टैक्स में आएंगे? टीडीएस एंड टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, टीसीएस एंड टीडीएस। टीडीएस जो आपका होगा, जो सैलरी पे लगता दैट इज टीडीएस। यस। हाँ, और टीसीएस हो तो गया टीडीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। मैं बता रहा हूँ। टीसीएस तो हम लोग को पता है क्योंकि वो सैलरी पे लगता है, हम लोग के साथ भी ऐसा होता है। बट टीडीएस के बारे में को देखना पड़ेगा, उसका एग्जैक्टली मैं नहीं समझ पा रहा हूँ अभी। बट टीसीएस जो मुझे पता है, जो उस पे लगता है सैलरी वैली पे, तो वो आपका डायरेक्ट में रहता है। मतलब पहले से ही रहता है कि अगर आपका इतना है तो इतना कट जाएगा आपका पैसा, मतलब वो कट करके ही देते हैं। तो भी आपका कहीं ना कहीं सैलरी वाले टीडीएस भी सर डायरेक्ट सैलरी टैक्स पे होगा, क्योंकि जैसे कॉन्ट्रैक्टर के बिल पे करते हैं तो उसमें ऑलरेडी जो है टैक्स, मतलब जो भी इनकम पे जो टैक्स लग रहा है वो डायरेक्ट टैक्स है। हाँ, तो वही कह रहे हैं ना कि उसी में आएगा, क्योंकि वो सैलरी वाले फॉर्मेट में है। को फिक्स है उतना, आपका उतने पे उतना कट जाएगा। जैसे कि एग्जांपल 1000 पे 10 रुपए, 2 लाख पे इतने। ओके, तो भी आपका डायरेक्ट में आएगा। बट आप जैसे कोई प्रोडक्ट आप ले रहे हो, प्रोडक्ट हो, बड़ी प्रोडक्ट हो, तो उन सब पे आपका इनडायरेक्ट टैक्स रहता है। मतलब वो होल अमाउंट ही आपको बताते हैं। जैसे कि आप चाहे 5000 का कोई चीज लो, खाने पीने की चीज, लोग खाते पीते भी हैं, या आप 5 रुपए का बिस्किट भी आप लेते हो, तो उस पे भी, इन सब चीजों पे आपका इनडायरेक्ट टैक्स ही रहता है। क्लियर? टीसीएस और टीडीएस दोनों जो है डायरेक्ट टैक्स होते हैं सर। सर एक तो मेरे को पता था, मैंने बताया आपका डायरेक्ट है ना, बट हाँ सर, दूसरे में थोड़ा कंफ्यूजन इसलिए था कि नहीं सर, वो कभी टीसीएस भी मतलब मेरे डायरेक्ट यूज। होता है। टीसीएस सर हाँ इस तरह बिल्कुल का होगा, टैक्स, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। टीसीएस सर इस तरह का होता है जैसे कि लिकर के लाइसेंस जब सबमिट के लिए जो है पैसा जमा करता है पर्सन, तो अच्छा तो अच्छा, हाँ हाँ, उस वो पे तो जो है उसको टैक्स भी डायरेक्ट ही साथ लगेगा। में जमा करना पड़ता है, इसलिए वो टैक्स कलेक्शन एट सोर्स कहलाता है सर। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, उसमें तभी हम वो भी लोग डायरेक्ट टैक्स है। ऐसा नहीं हुआ अभी। तो हाँ सर, वो भी डायरेक्ट में आएगा, डायरेक्ट में आएगा। अभी यस आपने जब इसे बताया ना, तब मैं समझा, यस वो सर। भी डायरेक्ट में आएगा। चलो नेक्स्ट। अब ये कह रहा है कि इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, मतलब एनी टैक्स, मतलब कोई भी टैक्स अगर गवर्नमेंट के थ्रू इम्पोज किया जा रहा है, तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। जैसे कि पहला है
since any form of tax is imposed by the government for the benefit of the country, it is required by law to pay taxes. Okay, तो पहला ये क्वेश्चन आता है कि टैक्सेशन सिस्टम इट इज मैंडेटरी और ऑप्शनल. ओके, सो जब भी कोई टैक्स बाय गवर्नमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ कंट्री एंड बाय लॉ इम्पोज किया जाता है तो वो ऑप्शनल नहीं होगा, इट विल बी मैंडेटरी नेचर. सही ये चीज. हेलो, मतलब अगर आपसे कोई टैक्सेशन का नेचर की बात कहे तो इट्स नेचर रिजिड और मैंडेटरी, मतलब बाय लॉ बाय गवर्नमेंट किसी भी पर्सन के ऊपर कोई टैक्स इंपोज किया गया है, सो दैट पर्सन इज बाउंड टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट सिस्टम. इज इट क्लियर? आप नहीं समझे? हेलो, समझ गए सर, समझ गए. अच्छा, दूसरा है इट इज कंट्रीब्यूशन. इसका मतलब टैक्स इज अ कंट्रीब्यूशन मेड बाय द सिटीजन फॉर द बेटरमेंट ऑफ दैट कंट्री. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड बेसिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर डिफेंस etc विद द मनी ऑफ द कलेक्टेड फ्रॉम टैक्सेस. मतलब कि टैक्सेशन एक मतलब कि कंट्रीब्यूशन होता है और वो कंट्रीब्यूशन किसी भी कंट्री के सिटीजन के थ्रू किया जाता है फॉर बेटरमेंट ऑफ दैट कंट्री. मतलब कि उसी कंट्री के सिटीजन के लिए, उस कंट्री के बेटरमेंट के लिए वो कलेक्शन किया जाता है, जिससे कि गवर्नमेंट क्या क्या प्रोवाइड, हेल्थ मतलब कि हॉस्पिटैलिटी सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस एंड रेलवेज etc. आप सब जानते हो, मतलब जो भी गवर्नमेंट की चीजें होती है वो सारी चीजें बाई टैक्स ही बनती है. जो हम लोग टैक्स देते हैं, जैसे आप रोड फैसिलिटी देख लो, हॉस्पिटैलिटी फैसिलिटी गवर्नमेंट की देख लो, गवर्नमेंट स्कूल्स की फैसिलिटी देख लो, रेलवेज देख लो, डिफेंस देख लो, तो ये सारी चीजें कैसे रन कर रही है? बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडियन सिटीजन्स. क्लियर? इज इट क्लियर? Is it clear? यस सर. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट है ये, इसके मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ. तो पहला इट इज मैंडेटरी, इट इज कंट्रीब्यूशन, एंड थर्ड है इट इज फॉर द पब्लिक बेनिफिट. तो जो भी टैक्स, ये तो मतलब इलेबोरेट करने की कोई जरूरत नहीं, आप ऐसे ही समझ जा सकते हो कि जो भी टैक्स कलेक्ट होते हैं फॉर द पब्लिक बेनिफिट होते हैं. नेक्स्ट है इट इज पे आउट इनकम अर्न और वेल्थ. ओके, तो क्या कहना है? इसका मतलब है कि यू पे टैक्स ओनली व्हेन यू जनरेट इनकम. If an individual does not generate minimum threshold income defined and modified from time to time by the government, they need not pay some taxes like income tax. Like you are bound to pay the tax, but when your is income above from the given slab. Okay, just example अभी बोल दिया गया कि you are exempted if your salary is less than 12 lakh. So you are not bound to pay the tax. Okay, because government is exempted to everyone whose salary is less than 12 lakh. But if anyone is earning more than 20 lakh, more than 30 lakh, so that person is bound to give tax above the 12 lakh rupees. Is it clear? एंड जिसकी कोई इनकम नहीं है, ऐसे पर्सन, हाँ जी, अच्छा पेरेंट्स को बुला रहे थे, तो ऐसे पर्सन कोई भी टैक्स देने के लिए बाउंड नहीं है. तो जिनकी इनकम है वो भी एक जो स्लैब है उससे ऊपर है तभी बाउंड है. नेक्स्ट है आपका इट बूस्ट द इकोनॉमिक सिस्टम. अब ये कैसे इकोनॉमिक सिस्टम को बूस्ट करता है ये भी आप सबको क्लियर है, राइट? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर, महिला संगीत हो रहा है आपके पीछे.
हाँ सर, एक्चुअली होली का फेस्टिवल है ना, अच्छा तो अच्छा। हाँ, तो हर जगह सब जगह मतलब यही चल रहा है। और कल छोटी होली है, परसों बड़ी होली है, तो हर जगह अपना जो कर रहा है फेस्टिवल। वो भी होली या दिवाली, दो ही बड़े फेस्टिवल होते हैं। अच्छा, अब कुछ ये चीजें हम लोग को वो पढ़ना है, मतलब कि पहले कैसा चलता था। तो मतलब ऐसा ये फिक्स्ड मैं नहीं बता रहा हूँ, बट जो पहले कैजुअली चलता था वो बता रहा हूँ। तो पहले जो राजा लोग होते थे, वो जो टैक्स इम्पोज करते थे, तो कितना इम्पोज करते थे पता है? पहले जो किंगशिप सिस्टम थी, वो टैक्स लेते थे। जैसे हम एक उनका लेते हैं, जैसे कि कोई प्रोडक्ट हुआ, जैसे कि किसी किसान ने गेहूं को उगाया, तो अब उस गेहूं पे कितना टैक्स लगता था? पहले आप जानते थे कि पैसा नहीं चलता था, तो वो गेहूं ही देना पड़ता था। बट टैक्स पहले कैसे लगता था, क्या होता होगा? एनीवन हैव वन एनी आइडिया? फोर्थ बाजी के वन टाइम फोर्थ बहुत चलता था। होता है सर, 1/4। सर देशमुखी मतलब 1/10, इस तरह से वो। हाँ, तो ये था कि जैसे कि कैजुअली आपका जो लिबरल किंग होते थे, जैसे कि बहुत अच्छे जो होते थे, वो 1/6 लेते थे। जैसे कि मान लेते हैं कि 6 kg आपका वेट हुआ, ओके, तो उस 6 kg वेट में से 1 kg आपको देना पड़ता था, 6/1। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि 6 kg अगर आपने शुगर को मतलब प्रोडक्ट किया कैसे भी करके, तो आपको 1 kg उस राजा को देना है। बट अब जैसे कि थोड़ा सा ये हुआ कि जजिया टैक्स और इस्लामिक टाइम पे इन सब चीज़ों को बहुत इंक्रीज कर दिया गया, तो जो सबसे हार्ड टैक्स माना गया था वो 1/4 था। 1/4 इन द सेंस कि जितना भी होगा उसका 1/4 आपको देना पड़ेगा। जैसे कि 4 kg कोई चीज़ आपके पास हुआ, मतलब आपने प्रोडक्शन किया, तो 1 kg आपको देना पड़ता था, जो कि सबसे हार्ड माना जाता था। और जो सबसे लिबरल था वो 1/10 था, मतलब कि सबसे इजी, कि पूरे का आपका 1/10 मतलब हिस्सा देना है। जैसे कि 10 किलो में से आपको 1 किलो देना है, वो सबसे इजी था। मॉडरेट आपका 1/6 था, एंड सबसे हार्ड जो माना गया है वो 1/4 माना गया है। और वो आपका मुगल के टाइम पे ही 1/4 वाला हार्ड वाला चला था। बिल्कुल स्टार्टिंग पीरियड में 1/10 चलता था, एंड मॉडरेट टाइप में जैसे कि ब्रिटिशर्स ये सब जब थे आपके, तो आपका 1/6 चल रहा था। ओके, अब इसके बाद आपने टैक्स, चलो ये तो चलो देख लिया आपने, समझ लिया, ठीक है। एक टैक्स में बहुत फेमस वर्ड आता है, क्योंकि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि मुगल्स या और जो लोग थे पहले के, ब्रिटिशर्स या उसके पहले गुप्त एम्पायर, मौर्य एम्पायर, तो ये सब टैक्सेस लेते थे। बट पैसे वाला कोई सीन तो था ही नहीं, मैंने पहले बताया। तो प्रोडक्शन पे टैक्सेस लेते थे। बट मुगल ने सबसे पहली बार एंड एक बड़े महान टैक्स को इम्पोज किया था। दैट टैक्स वाज जजिया टैक्स। तो आप में से कितने लोग जानते हैं कि व्हाट इज जजिया टैक्स, जो कि बहुत डिबेटेड था और बहुत दिन तक वो टैक्स चला था, बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया। तो एनीवन हैव आइडिया अबाउट द जजिया? रिलीजियस टैक्स था सर, जो हिंदू सर अपने नॉन अरे इस्लामिक वाह सर, लोगों आपने को, बिल्कुल सही। नॉन इस्लामिक लोगों के लिए था वो। हाँ हाँ सर, बिल्कुल सही बताया। नॉन इस्लामिक लोगों के लिए रिलीजियस टैक्स था। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, आप सभी से कोई माइंड नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल कि एक मुस्लिम कम्युनिटी का पर्सन मुगल एम्पायर के टाइम पे अगर अपनी मस्जिद में जाते हैं तो उन्हें टैक्स देने की जरूरत नहीं थी। बट अगर एक हिंदू पर्सन अपने उसमें मंदिर में जाते थे, जैसे मान लेते हैं अमरनाथ का यात्रा करना है, वैष्णो देवी जाना है, XYZ किसी भी ऐसे टेम्पल पे जाते थे, तो पहले उन्हें टैक्स देना रहता था। और वहां पे वो राजा के वो, उन्हें पहले सिपाही, पहले संतरी बोला जाता था, तो राजा के संतरी खड़े रहते थे, पहले टैक्स लाओ। ओके, और वो टैक्स दिया जाता था। तो इसे स्टार्ट किसने किया था, जजिया टैक्स को, एंड खत्म किसने किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मुगल टाइम पे, मतलब अकबर ने किया था। बाबर ने लगाया था सर। ऐबक ने स्टार्ट किया था सर, अकबर ने खत्म किया था। तो आई थिंक किसने औरंगजेब ने लगाया। किसने स्टार्ट किया था? ये औरंगजेब कुतुबुद्दीन ऐबक ने।
पता नहीं सर। नहीं नहीं नहीं। और कोई? सर औरंगजेब। औरंगजेब रिचुअल था बहुत ज्यादा। और कोई? देखिए, खत्म तो अकबर ने किया था। इवन देन एक जोधा अकबर मूवी है, उसमें भी इस चीज को दिखाया गया। और उस मूवी में तो ऐसा भी दिखाया गया था कि अकबर को पता ही नहीं था कि जजिया टैक्स नाम का कोई टैक्स, जो कि एक रिलीजियस टैक्स है, और वो इम्पोज भी होता है। ओके, लेकिन जैसे उसके नॉलेज में आया, ऐसा मूवी में दिखाया गया है कि उसने खत्म कर दिया था। बट इसे स्टार्ट किसने किया था? Am I audible? बाबर ने किया था सर शायद। नहीं, ये उससे पहले वाली डायनेस्टी जो अलाउद्दीन खिलजी है, उनसे पहले का। देखिए, तो आप ऐसे समझो कि एक तो जी जी ये सर। 1600 के बाद ना, जैसे कि ब्रिटिश इंडिया एक तरीके से अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर ली थी। ओके, तो पहले क्या होता था कि मुगल एम्पायर का मतलब कि कंट्रोल ओवर द इंडिया। ओके, बट जब ब्रिटिशर्स आ गए तो कंट्रोल ओवर द इंडिया मतलब ये जो बाई इनके था, औरंगजेब के थ्रू, वो टैक्स नहीं था। मतलब कि स्पेसिफिक मतलब दिल्ली दिल्ली तक था, क्योंकि दिल्ली सल्तनत, जैसे कि आप आगरा ले लो, दिल्ली ले लो, या उसके आसपास वाली जो सिटीज थी, वहां तक आप सिर्फ ले सकते हो। ओके, तो इसलिए इसका मतलब प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं रहता, और इसीलिए बोला गया कि फर्स्ट वाज इम्पोज बाय द कुतुबुद्दीन ऐबक एंड देन इट टर्मिनेटेड बाय द अकबर। बट जब इसने इसने इम्पोज किया औरंगजेब ने, तो उस टाइम ब्रिटिशर्स आ गए थे, डच पुर्तगालीस, मतलब वो तो इम्प्लीमेंटेशन पूरा प्रैक्टिकल हो ही नहीं पाया था, मतलब पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि उस टाइम तो उनका ये था कि फूट डालो राज करो, ये सब वाले चक्कर में करके वो कर रहे थे। अच्छा, एक चीज मैंने आपसे से पूछा था और क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी, मेरे को पता ही नहीं चला था कि द ग्रेट वर्ल्ड इंडिया में कितने पर्सन के सामने ऐड किया गया है, या कितने पर्सन के लिए ऐड किया गया है? तो ग्रेट अशोका है सर। अरे वाह, ग्रेट अकबर भी है। अकबर द ग्रेट। और बस दो ही सही है। ओके, अलेक्जेंडर द ग्रेट भी आया था, तब उसको भी लगाया था नहीं, सर। वो इंडिया के लिए, मतलब वो तो बाहर के थे एक तरीके से, तो अदर कंट्री के लोग अपने लोगों को तो मतलब बोलेंगे ही। तो बेसिक आपका दो ही है। चंद्रगुप्त थे, बट वो सम्राट थे। सम्राट का मतलब कि जो सबको जीत लिया हो, दिग्विजय जिसने किया हो। ओके, तो द ग्रेट वर्ल्ड आपका अकबर एंड द अशोका, दो ही लोग के सामने लगता है, क्योंकि इन्होंने युद्ध के साथ साथ अच्छे वर्क किए हैं। मतलब अशोक ने जब कलिंगा का युद्ध मतलब जीता, तो उसने इतनी लाशें देखी, इतनी बॉडीज देखी, इतने लोगों को मरा हुआ देखा, कि एक राजा इतना बड़ा एम्पायर, मतलब वो भी सम्राट था, वो भिक्षुक बन गया, सन्यासी बन गया। तो ये आम पर्सन नहीं कर सकता, जो इतना बड़ा राजा हो, कभी युद्ध न हारा हो, इतनी बड़ी बड़ी युद्ध लड़ा हो, वो सन्यासी बन जाए। और अकबर एक दूसरे रिलीजन से होते हुए भी, जब बहुत क्रूअल नेचर रहते थे मुगल में सब लोग, सारे राजा, तो उस टाइप के होते हुए भी उन्होंने बहुत से लोगों के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। मतलब बहुत सारी चीजें अच्छे काम किए, जैसे सती प्रथा को खत्म कराने के पीछे बहुत बड़ा उनका योगदान था। तो ऐसे ऐसे उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे, मतलब कि जो कि एक पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए था। आ गए 5 मिनट, हाँ, ठीक। तो मतलब काफी अच्छे अच्छे फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक वर्क किए थे, इसलिए इन दोनों के आगे द ग्रेट वर्ल्ड ऐड किया गया। क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। सर अगले क्लास में इसी के अगर कुछ पॉइंट्स बचे होंगे ठीक है, अदरवाइज जहां से डेफिनेशन था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। और डेफिनेशन के बाद इसमें सर ना टैक्सेशन का बहुत छोटा सिलेबस है, मैंने देखा था, स्पेसिफिक सेक्शन इसमें दे दिया है, जैसे कि
एग्जाम्पल बता रहे 6, 7, 9 ऐसे ऐसे करके, तो फिर उन सेक्शन के रिगार्डिंग जो भी टॉपिक है वो कवर करना है। ओके, सर और इसका शेयर सब्जेक्ट कर देना जो